आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। सरकार ने पिछले कई दशक से जारी हज सब्सिडी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। हज सब्सिडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना आदेश सुना चुकी थी, जिसके तहत 2022 तक हज सब्सिडी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाना था। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या सचमुच सब्सिडी का फ़ायदा मुसलमानों को मिल रहा था या फिर एयर इंडिया के खाते में ही ये सारा पैसा जा रहा था। आज हमारी आवाज़ में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हज सब्सिडी से जुड़े हर उस पहलू को जिससे आप अभी तक अनजान थे और जिसे सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकें कि दरअसल ये पूरा मामला था क्या। हज सब्सिडी 2018 में के हज में नहीं रहेगी और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, ख़ास तौर से लड़कियों, बच्चियों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इसी ऐलान के बाद हज पर दी जाने वाली सब्सिडी हमेशा के लिए खत्म हो गई। रह रहकर पिछले कई बरस से लगातार मुसलमानों के बीच से भी ये मांग उठ रही थी कि हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म किया जाए और देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2012 में ही सरकार को हुक्म दिया था कि 10 साल के भीतर किश्तों में इस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस्लाम में ये इबादत उसी मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो हज के सफ़र के खर्च बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखता हो और अपनी ज़िंदगी के तमाम दूसरे कामों से फारिग भी हो चुका हो। 2017 के आखिर में आई नई हज पॉलिसी में भी हज सब्सिडी को ख़त्म करने की बात कही गई थी। हालांकि इसमें भी किश्तों में ही हज सब्सिडी को ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी। हज रिव्यू कमेटी के सदस्य कमाल फारूकी कहते हैं कि उन्हें पहले ही इस बात का इशारा मिल चुका था कि सरकार 2018 में ही हज सब्सिडी को ख़त्म कर देगी। ऐसे में उन्होंने नई हज पॉलिसी को भी उसी लिहाज से तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके बाद 2022 तक वैसे ही ख़त्म होनी थी, लेकिन उन्होंने पिछले साल भी ख़त्म किया था, तो हमको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये वैसे भी ख़त्म करेंगे और हम वैसे भी उसूली तौर पे भी इसके खिलाफ थे। तो हज सब्सिडी से मुसलमानों का कोई फ़ायदा हो रहा था, सोचना बिल्कुल गलत है। हज सब्सिडी क्या थी? हर साल 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान हज के सफ़र पर जाते हैं। इस सफ़र के लिए केंद्र सरकार उन्हें कुछ सब्सिडी देती थी, जिसके तहत फ़्लाइट में जाने के लिए हज मुसाफिरों को सरकार किराए में छूट, एयरपोर्ट पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम, दवाइयाँ और अस्थायी आवास की सहूलियत देती थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ये सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ये पैसा लड़कियों की तालीम के लिए खर्च किया जाएगा। हालांकि ये इल्ज़ाम लगते रहे कि हज सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार एयर इंडिया को फ़ायदा पहुंचाती रही, क्योंकि सब्सिडी का पैसा किराए में ज़्यादा खर्च होता था। उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा किसी का हो और वो ये दिखा रहे हो कि हम जो है मुसलमानों का सब्सिडी ख़त्म करके, अगर वो किसी तबके को खुश करना चाह रहे हो तो कोई भी सियासत करने का किसी को भी हक़ है। लेकिन यहाँ पर ये मसला अभी की सरकार का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2010 का है कि इसको इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे ख़त्म किया जाए, तो मतलब 10 सालों के अंदर में ख़त्म किया जाए। उसको अगर 2018 तक में एंड कर दिया गया, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया, तो ये ख़त्म तो होना ही था आज न कल में। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सरकार का कोई रोल नहीं है, न कोई ऐसी नई पॉलिसी है, ये तो होना ही था आज न कल। हज सब्सिडी का इतिहास। हज यात्रा पर सब्सिडी ब्रिटिश काल से ही दी जा रही थी। मुसलमान आबादी को देखते हुए आज़ादी के बाद हज एक्ट 1959 के तहत इस सफ़र को मुसलमानों के लिए आरामदायक बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गरीब मुसलमानों को इस सुविधा को ना मिलता देख 2012 में कहा कि हज सब्सिडी को 2022 तक पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। इस आदेश में कहा गया कि यह सब्सिडी न केवल असंवैधानिक है, बल्कि कुरान की तालीम के लिहाज से भी ठीक नहीं। कैसे शुरू हुई हज सब्सिडी? 1960 के दशक में तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों के संगठन OPEC के बनने के बाद ईंधन का खर्च बढ़ा।
इसके कुछ सालों के बाद ही 1973 में समुद्री रास्ते से जा रहे हज मुसाफिरों का जहाज हादसे का शिकार हो गया। इन बातों को देख इंदिरा गांधी की सरकार ने हवाई सब्सिडी की शुरुआत की ताकि हज मुसाफिरों को हिफाजत के साथ और कम दामों में हवाई जहाज से हज के सफर पर पहुंचाया जा सके। मुस्लिम समाज की बच्चियां 90% ड्रॉप आउट रेशियो है। ऐसे में ये पैसा हज पे जाना चाहिए, जिस पे इस्लाम के कानून के हिसाब से गलत है, या इनके वेलफेयर, इनके एम्पावरमेंट, इनके पढ़ाई और लिखाई और इनके बेहतरी के लिए खर्च करना चाहिए। तो जाहिर है लोगों ने इसका वेलकम किया। आप प्रधानमंत्री को इसकी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको एक्सेलरेट किया, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको एक्सेलरेट किया, इसलिए कि इससे बेहतरी होगी मुस्लिम कौम के बच्चों की, मुस्लिम कौम की लड़कियों की, औरतों की, उनके एम्पावरमेंट की, उनके एजुकेशन के लिए, उनके फ़ायदे के लिए था। मुस्लिम समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले बहुत बड़े तबके में उनके पास लोग हैं, ये सब लोगों के जीवन में क्रांति लाने वाला, उनकी बच्चियों को तरक्की करने वाला, उनको प्रमोट करने वाला इस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार ने आज लिया है। इस निर्णय के लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हज यात्रा के बजाय इस प्रकार के एक काम में पैसा लगाना ये मुस्लिम समाज के हित की बात है। हालांकि इस मामले में कई लोगों को सरकार से ऐतराज भी रहा। कई मुस्लिम दानिश्वरों ने इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो वहीं सरकार पर यह भी इल्जाम लगा दिया कि मौजूदा केंद्र सरकार मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर इसलिए फैसले ले रही है क्योंकि वो बहुसंख्यक समाज को वोटों के लिए अपनी तरफ खींचना चाहती है। इस्लाम मजहब ये कहता है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ये कहते हैं हज वो करे जिसके पास इस्तेताअत हो, जिसके पास हैसियत हो। तो बेचारे जिनकी हैसियत नहीं भी होती थी वो चले जाते थे। तो हमें बहरहाल उनके लिए बड़ा अफसोस है, ये दुख का विषय है। लिहाजा कम से कम तालीम के इशू के ऊपर, एजुकेशन के इशू के ऊपर सरकार को सीरियस होना चाहिए है। सबकी तालीम के साथ साथ मुसलमानों की तालीम का भी ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए है। मगर उन लोगों की आस ज़रूर टूटी है कि जो लोग हज की तरफ एक टिमटिमी जलती रहती थी कि हो सकता है हमें सब्सिडी मिल जाए सरकार की तरफ से और हम हज करने चले जाएं, मगर अफसोस है कि वो लोग हज करने के लिए नहीं जा सके। तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से ही अपील करती आई हैं गवर्नमेंट से कि आप हज सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बशर्ते कि एयर इंडिया की क़ैद जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि हज सब्सिडी का फ़ायदा हाजियों को नहीं बल्कि डायरेक्ट एयर इंडिया को पहुंचाया जा रहा था। और उसमें ये एक शर्त ज़रूर लगाई गई थी कि आप हाजियों को लाने और ले जाने के लिए ओपन मार्केट में टेंडर फ्लोट करें और जो भी एयरलाइंस कम से कम किराए पे ले जाने के लिए तैयार हो, आप उसको अगर ये टेंडर देते हैं तो अपने आप किराया हाजियों को कम से कम देना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर सियासी नज़रिया कुछ भी हो, लेकिन ये बात भी सच है कि हज सब्सिडी को ख़त्म करने की सबसे बुलंद आवाज़ मुसलमानों के बीच से ही उठी, क्योंकि मुसलमानों के बीच एक राय कायम है कि वो आस्था से जुड़े मसलों पर सरकारी मदद नहीं चाहते, बल्कि वो अच्छी सहूलियात की तवक्को करते हैं। हमारी आवाज में फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों हज सब्सिडी मुद्दे पर हज कमेटी ऑफ इंडिया मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलती नजर आ रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही तत्कालीन केंद्र सरकार को 2022 तक सब्सिडी खत्म करने को कहा था। हालांकि मौजूदा हुकूमत ने इसे पहले ही खत्म कर दिया। इस मामले में सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया के मतभेद भी सबके सामने नजर आ रहे हैं। हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने इस बारे में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री से बात की थी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब सरकार के फैसले पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने असहमति जता दी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन महबूब अली कैसर ने साफ कहा कि मीटिंग के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी से बात हुई थी और उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि हज सब्सिडी को 2022 तक ही खत्म किया जाए। इसके लिए वित्त मंत्रालय से बात होगी, लेकिन फैसला पहले ही हो गया। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इंडिकेशन जैसा हमने बताया कि था कि ख़त्म हो जाएगा सब्सिडी इसी बार। तो हम लोगों ने ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश की थी कि इसको सरकार को, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम लोग को कि सरकार को हम भी लिखेंगे, लेकिन वो भी बहुत मुतमईन नहीं थे कि ये होगा।
और मेरे ख्याल में उन्होंने सरकार से ज़रूर रिक्वेस्ट किया होगा। उन्होंने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख करके हम भी गुजारिश करेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ तो ये हम लोग को इंडिकेशन था कि ख़त्म हो जाएगा। हज सब्सिडी खत्म करने के मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हुई। हालांकि इस मामले में विपक्ष ने हज सब्सिडी खत्म करने को लेकर तो ज्यादा हो हल्ला नहीं किया, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाने का भी मौका नहीं छोड़ा। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर हज से सब्सिडी खत्म की गई तो फिर सरकार किसी भी मजहबी मामले में मदद ना करे। 6 से इस बात का पार्लियामेंट में मुतालबा कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ कि हज सब्सिडी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हज सब्सिडी मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया को दी जा रही थी। ये 2006 से मैं हर बजट स्पीच में अपने इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सरकार ने जस्टिस आफ्ताब आलम की खंडपीठ का जो निर्णय है उसको लागू किया है, वो पूरा दूसरा विभाग जो है इस पैसे को अल्पसंख्यकों के एजुकेशन के लिए, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए और एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में ये पैसा लगाएंगे। गलत फैसला है लेकिन देर से है। उम्मीद ये करते थे हम जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये काम वैसे ही हो जाएगा। अब 4 लाख में जो ख़जाने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मेरे ख्याल से उन हाजियों से होना चाहिए जो हज कर चुके हैं। ये पैसा उनसे लेना चाहिए, क्योंकि देश का ख़जाना सिर्फ हाजियों की वजह से ही लूटा जा रहा था। सरकार के पिछले कुछ फैसलों को देखा जाए तो नजर आता है कि समाज में एक राय कायम हो गई है। सरकार ऐसे फैसले लेने में कतई नहीं हिचकेगी जिससे वो बहुसंख्यक समाज का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। यकीनन हज सब्सिडी से जुड़ा मसला भी कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि मुसलमानों के बीच से इसके खिलाफ जरा भी आवाज़ बुलंद नहीं हुई। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ग्लोबल टेंडर की मांग क्यों जोर पकड़ती जा रही है और कैसे ग्लोबल टेंडर होने से मिल सकती है हाजियों को हवाई किराए में बड़ी राहत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। हज सब्सिडी खत्म होने के बाद हवाई सफर के लिए अब ग्लोबल टेंडर की मांग जोर पकड़ने लगी है। मुस्लिम तबके की तरफ से इस मामले में सरकार से लगातार गुजारिश की जाती रही है। हालांकि इस साल ये मांग पूरी होना मुश्किल है। हज के लिए 2018 में 3,55,000 आवेदन मिले। इस साल कुल 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज पर जा सकते हैं। बीते साल सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे में 35,000 की बढ़ोतरी की थी और इस साल 5,000 की बढ़ोतरी और कर दी। हालांकि सरकार ने कहा कि वो गरीब मुसलमानों का भी ख्याल रख रही है और समुद्री जहाज से हज यात्रा कराने की कोशिश जारी है। हज यात्रियों का मुंबई से समुद्री रास्ते के जरिए जेद्दा जाने का सिलसिला 1995 में रुक गया था, लेकिन सरकार मानती है कि ये सफ़र फिर से शुरू होगा और तकनीक के साथ सहूलियतों से लैस पानी के ये जहाज एक वक्त में 4 से 5,000 लोगों को ले जा सकेंगे। मुंबई और जद्दा के बीच की दूरी 2300 समुद्री मील है। एक तरफ की दूरी सिर्फ 3-4 दिन में पूरी की जा सकती है, जबकि पहले पुराने जहाज से 12 से 15 दिन लगते थे। पानी के जहाज से खर्च भी कम आएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि किराया 15,000 के भीतर सिमट जाएगा, जबकि हवाई जहाज से किराया 75,000 तक लगता है। ग्लोबल टेंडर की मांग। इस साल 1,75,000 लोग हिंदुस्तान से हज करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। अब तक नियम यही है कि उन्हें सिर्फ एयर इंडिया ही ले जा सकती है। इसके लिए हाजियों के करीब 8 महीने पहले ही पैसे जमा कर लिए जाते हैं, लेकिन हज सब्सिडी खत्म होने के बाद अब ये मांग भी जोर पकड़ने लगी कि हज यात्रा के लिए ग्लोबल टेंडर कराया जाए, ताकि जो फ्लाइट हज यात्रियों को सस्ते में ले जाए उसको ही टेंडर दिया जाए। इसकी एक वजह यह भी है कि आम दिनों में अगर भारत से सऊदी अरब जाने और आने का टिकट 30 या 35,000 तक होता है, तो वहीं हज यात्रियों से किराया 70,000
तो वहीं कश्मीर या गुवाहाटी से 1 लाख रुपए से भी ज्यादा वसूला जाता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 2017 में टैक्स के साथ वसूला गया किराया नई दिल्ली से 73,697 रुपए, श्रीनगर से 1,09,692 रुपए, कोलकाता से 83,027 रुपए, गुवाहाटी से 1,15,646 रुपए, गया से 1,13,680 रुपए, मुंबई से 58,254 रुपए, इंदौर से 97,233 रुपए और भोपाल से 95,328 रुपए। ऐसे कुल मिलाकर 21 एम्बार्केशन पॉइंट का किराया अलग अलग है, लेकिन इतना ज्यादा किराया हाजियों से वसूला जाता है जो किसी के गले नहीं उतरता। ऐसे में मांग जोर पकड़ रही है कि एयर इंडिया से ही यात्री क्यों जाए, क्यों ना हज का ग्लोबल टेंडर हो। हालांकि नई हज पॉलिसी में एम्बार्केशन पॉइंट कम करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस साल ऐसा नहीं किया। सरकार ये भी कह रही है कि हाजी इस बार जिस एम्बार्केशन पॉइंट से चाहे यात्रा कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने ही नजदीकी एम्बार्केशन पॉइंट का ऑप्शन दिया है। जो पॉइंट ऑफ एम्बार्कमेंट है, 22 एम्बार्कमेंट पॉइंट है, उसकी वजह से बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। और जो ये हवाई जहाज़ की जो कंपनियां हैं आपस में बाकायदा एक अब खेल खेल रही थी कि ऐसी जगहों का किराया, जैसे हिंदुस्तान के अंदर ही श्रीनगर या गुवाहाटी का किराया जो है 1.35 और 1.40 के आसपास ले रहे थे, जो कि किसी भी हिसाब से मुनासिब नहीं था। तो हमने कहा कि आप वो एम्बार्कमेंट पॉइंट कम कर दीजिए, सब्सिडी ख़त्म कर दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। जानकार मानते हैं कि अगर ग्लोबल टेंडर हो और एयरलाइंस को 2.25 लाख मुसाफिर देने की गारंटी हो तो दुनिया की तमाम एयरलाइंस एयर इंडिया से बहुत कम पैसे में हज पर ले जाएगी। अगर किसी इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर को 2.25 लाख मुसाफिर दिए जाए तो उसका पैकेज भी बहुत सस्ता होगा। लेकिन हिंदुस्तान में सरकार के जरिए मुसलमान बहुत महंगा हज करता है और सब्सिडी के एहसान के नीचे भी दबा रहता था। लेकिन ग्लोबल टेंडर की राह आसान नहीं दिखती, और वो इसलिए क्योंकि सऊदी हुकूमत भी मुनाफे में शामिल है और वो भी यही चाहती है कि सऊदी एयरलाइंस और एयर इंडिया के अलावा किसी को भी हज यात्रियों को हिंदुस्तान से ले जाने और वापस लाने की इजाज़त ना मिले। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन महबूब अली कैसर की बातों को जरा गौर से सुनिए। वो इशारा दे रहे हैं कि सऊदी सरकार से इस बारे में बात की गई, लेकिन ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। ग्लोबल टेंडर के हम लोग फेवर में हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच अग्रीमेंट है, तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेकर के उनके साथ उनको राज़ी करके करना। कहीं ना कहीं से ये इस बार भी हम लोग जो गए थे तो एम्बेसडर से हम लोगों ने पूछा था कि भाई ग्लोबल टेंडर के बारे में बातचीत हुई कि नहीं, तो बोले कि बहुत सऊदी गवर्नमेंट जो है बहुत इसमें फोर्थ कमिंग नहीं है कि इसको किया जाए। तो ये जब तक दोनों गवर्नमेंट के बीच में दोनों गवर्नमेंट राज़ी नहीं होती, एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक मुश्किल है। हज मुसलमानों का अहम फरीजा है और सऊदी के साथ साथ भारत सरकार भी इस बात को जानती है कि सफ़र चाहे जितना महंगा हो, मुसलमान इस सफ़र पर जाएगा ज़रूर। लिहाजा हज के मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाती। 2018 में 1,75,000 हाजी एयर इंडिया से हज के सफ़र पर जाएंगे। हज के फॉर्म की कीमत है 300 रुपये, जो वापस नहीं होते। इस बार 3,55,000 लोगों ने फॉर्म भरे। इससे सरकार को 10 करोड़ 65 लाख रुपए की आमदनी हुई। फर्स्ट क्लास हाजी से सरकार 2,41,000 रुपया वसूलती है और सेकंड क्लास हाजी से 2,11,000 रुपये। करीब 70% लोग सेकंड क्लास सहूलियत लेते हैं, जबकि करीब 30% फर्स्ट क्लास सहूलियत। इस तरह इस साल करीब 52,500 लोग फर्स्ट क्लास से जाएंगे। वे सरकार को 1,265 करोड़ 25 लाख फीस देंगे और करीब 1,22,500 सेकंड क्लास में जाएंगे, जो 2,584 करोड़ 75 लाख फीस सरकार को देंगे। इस तरह सारे हाजी 3,850 करोड़ रुपए सरकार को देंगे। ये 3,850 करोड़ रुपया सरकार हाजियों से 8 महीने पहले ही ले लेती है। इस रकम पर 7% की दर से सरकार को 180 करोड़ रुपया ब्याज मिलेगा। ये पूरा मामला कुछ इसी तरह का है। एक सवाल ये भी है कि जो खर्चे अब तक हज कमेटी के नाम पर होते थे, उसमें हज के कामकाज का जायजा लेने वालों का एक डेलीगेशन का खर्चा भी शामिल है। अब उसको कौन उठाएगा? यकीनन मुसलमानों के सर से सरकारी रियायत यानी हज सब्सिडी का बोझ उतरा है।
और उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार सब्सिडी का पैसा मुस्लिम बच्चों की तालीम पर खर्च करेगी भी। लेकिन हज से मुताल्लिक जो भी मसले हैं उनको भी सुलझाया जाए ताकि ये मुक़द्दस सफ़र हाजियों के लिए बेहतरीन साबित हो और इस मुक़द्दस सफ़र पर किसी को भी सियासत करने का मौका ना मिले। इस बात को सब जानते हैं कि हज का सफ़र चाहे जितना महंगा हो, लेकिन मुसलमान इस सफ़र पर जाएगा ज़रूर अगर उसके पास पैसा होगा, क्योंकि ये उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग ये उम्मीद सरकार से कर रहे हैं कि सब्सिडी के नाम पर ख़त्म हुए पैसे का सही से इस्तेमाल बच्चों की तालीम के लिए हो और इसमें पारदर्शिता बनी रहे। ये जिम्मेदारी सरकार को निभानी होगी। हज मुसलमानों का ऐसा फरीज़ा है जो सिर्फ उसी पर फ़र्ज़ है जिसके पास हज पर जाने के पैसे हों। यकीनन ये अक़ीदत का मसला है और मुसलमान भी चाहते हैं कि वो बग़ैर सरकारी मदद के ही हज पर जाएं। यही वजह है कि हज सब्सिडी को ख़त्म करने की सबसे ज़्यादा मांग मुसलमानों के बीच से ही उठी। अब उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार ने हज सब्सिडी ख़त्म करके जो पैसा बचाया है वो पूरी ईमानदारी के साथ मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च होगा, ताकि कौम की बच्चियाँ तालीम हासिल कर मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। इसी के साथ आज हमारी आवाज़ को यही ख़त्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।